मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा पहुंचने पर थारू जनजाति की महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। महिला आरक्षण बिल के लिए सीएम का जताया आभार। बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अडानी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर किया कटाक्ष। कहा, राजस्थान में कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है अडानी का विरोध। जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए बन रहे प्री फैब्रिकेटेड भवनों का डीएम ने किया निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को तेजी से कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण से रुद्रप्रयाग जनपद के खाकरा गांव के घरों में भी पड़ी दरारें। लोग दहशत में जीने को हुए मजबूर। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड रोडवेज का सफर महंगा हो गया। रोडवेज की 60% से ज्यादा बसों में किराया बढ़ा दिया गया है। 5 से 16% तक का किराया बढ़ा है। देहरादून से दिल्ली का किराया 45 और हल्द्वानी का 30 रुपए बढ़ा दिया गया है। रोडवेज ने उत्तराखंड के भूभाग में चल रही बसों के किराए में बढ़ोतरी नहीं की है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड रोडवेज का सफर अब महंगा हो गया है। रोडवेज की 60% से ज्यादा बसों में किराया बढ़ा दिया गया है। 5 से 16% तक किराया बढ़ा है। देहरादून से दिल्ली का किराया 45 और हल्द्वानी का 30 रुपए बढ़ा दिया गया है। रोडवेज ने उत्तराखंड के भूभाग में चल रही बसों के किराए में हालांकि अभी बढ़ोतरी नहीं की है। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, उत्तराखंड रोडवेज का सफर अब महंगा हो गया है, यानी कि अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे लोगों को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किराए में बढ़ोतरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यात्रियों को थोड़ा और जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र के लिए चुकाने पड़ेंगे। उसके पीछे का जो कारण है वो सीधे तौर पर यह है कि उत्तर प्रदेश की जो परिवहन निगम है उसने अपने जो बसें हैं उसके किराए में जो है बढ़ोतरी की है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उसके बाद उत्तराखंड ने भी जो बढ़ोतरी है वो एक तरीके से की है। और अमूमन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड की जो तमाम जो बसें हैं जो उत्तराखंड के भूभाग में चल रही हैं उसमें कोई भी किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन जो अन्य राज्यों में जिस तरीके से चाहे यूपी हरियाणा की बात की जाए या फिर जो बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगकर के चल रही हैं, सहारनपुर होते हुए जिस तरह से उसका जो रास्ता मार्ग है वो कहीं ना कहीं यूपी के एरिया से गुजरते हुए जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वहां पर उन इलाकों की जो बसें हैं उसमें तरीके से जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और उसके बाद कह सकते हैं कि यही वजह है कि चाहे हल्द्वानी के किराए में बढ़ोतरी हो या फिर दिल्ली के किराए की बढ़ोतरी की बात की जाए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसमें किया गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि 15 से 60% तक किराए में जो है इस तरीके से बढ़ोतरी की गई है। और ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यात्रियों को अधिक मूल्य कहीं ना कहीं जो सफर है उसके लिए देना पड़ेगा। और इसी के चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ बोझ कहीं ना कहीं यात्रियों के ऊपर जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो अमूमन इन रास्तों पर सफर करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं और ज्यादा जो किराया है वो एक तरीके से देना पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसके पीछे का जो कारण है वो सीधे तौर पर परिवहन निगम ने बताया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने जो अपने किराए में बढ़ोतरी की है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो किराया बढ़ाया गया है और ऐसे में उत्तराखंड के जो विभाग में बस चल रही है उसमें किसी भी तरीके की बढ़ोतरी जो है अभी तक की नहीं की है। फिलहाल क्या कारण इसके पीछे का बताया जा रहा है आकाश? देखिए, कारण की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो परिवहन निगम है उसने एक तरीके से किराए में बढ़ोतरी की है, जिसमें उन्होंने भी अपने जो एक तरीके से किराया है उसमें बढ़ोतरी की है। और ऐसे में उत्तराखंड के कई हिस्सों में, चाहे देहरादून की बात की जाए या फिर हरिद्वार की बात की जाए, हल्द्वानी उधमसिंह नगर जिले की बात की जाए, यहाँ पर से कहीं ना कहीं जो बसें हैं वो एक तरीके से अलग अलग राज्यों में जाती हैं, चाहे दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हों, उन जगहों पर ये बसें जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किराए में कोई डिफरेंस ना हो किसी तरीके से, क्योंकि अगर किराए में किसी तरीके का डिफरेंस आता है तो सही बात है कि जो यात्री हैं उन्हें एक तरीके से जो जिस बस में किराया कम होता है तो उसमें एक तरीके से सफर करना सहूलियत एक तरह से लगती है। तो इसी स्थिति में बनाया गया कि किराए में कोई डिफरेंस ना हो। तो उसी के चलते जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने बसों का जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की है, तो उसके बाद से उत्तराखंड के जो परिवहन विभाग है उसने अपनी बसों में जो है बढ़ोतरी की है। 60% तक जो बसें हैं उसका किराया जो है बढ़ा दिया गया है। और बाकी जिस तरीके से जो उत्तराखंड से चलने वाली बसें जो उत्तराखंड के भूभाग में चलती हैं उनमें किसी भी तरीके की जो बढ़ोतरी है वो नहीं की गई है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है जहां फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएमएस फर्जी डिग्री मामले में राजेंद्र प्रसाद उनियाल को टिहरी गढ़वाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान राजेंद्र ने बताया कि उसने साल 2017 में 6 लाख रुपए में फर्जी बीएमएस की डिग्री बनवाई थी। इस मामले में इमलाक खान से 1200 फर्जी दस्तावेज मिले हैं। इन फर्जी दस्तावेजों में यूक्रेन से जारी एमबीबीएस की डिग्रियां भी बरामद हुई हैं। इसके साथ ही 51 मेडिकल कॉलेजों की मोहर भी बरामद हुई है। तो देहरादून से ही पूरा मामला सामने आया है। फर्जी बीएमएस की डिग्री के माध्यम से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके पास बीईएमएस का सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वहाँ उन्होंने डिग्री है, लेकिन बीएमएस का उन्होंने इमला के माध्यम से फर्जी बरामद किया था और ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे सत्यों में टिहरी में, तो उसकी अरेस्टिंग हुई है। उस इमलाक से हमको लगभग 1200 फर्जी डॉक्यूमेंट विभिन्न राज्यों के, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, यूक्रेन का भी है और उसमें कुछ हमारे मतलब वो चरित्र प्रमाण पत्र वाले भी हैं इसमें डॉक्यूमेंट। कुल मिला के लगभग 1200 डॉक्यूमेंट्स हमको जो फर्जी तैयार किए हुए थे वो मिले। 51 हमको इनसे वो मिला है, विभिन्न राज्यों के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं मोहर मिले हैं। आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महावीर रावत ने कमेजा से गौचर तक बाइक रैली निकालकर रोड शो किया, जहां जिला अध्यक्ष महावीर रावत का जनपद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को चमोली जिले में मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया जाएगा। लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इस दौरान रावत ने प्रदेश के सभी मोर्चों की घोषणा की है। धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने ये भरोसा जताया है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उनका जो दिशा निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं निश्चित तौर पर चमोली में युवाओं की एक नई टीम, अच्छी टीम, जो कि हम 2024 में जो निकाय चुनाव हैं और अपने लोकसभा चुनाव है उसमें फतेह करने जाएंगे। मैं सभी युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा और चमोली को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। राजधानी देहरादून में अतिक्रमण को लेकर सरकार सजग नजर आ रही है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के रायपुर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करवाया। एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने कहा कि अतिक्रमण अभियान शुरू करने के एक हफ्ते पहले से ही लोगों को इस विषय की सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई शुरू की गई। पीडब्ल्यूडी के द्वारा पुलिस के सहयोग से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि रोड चौड़ी हो सके। रोड चौड़ी होने के क्रम में जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, प्लस हमारी थाने चौकियों की पुलिस है, वो अपना यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करा रही है। साथ साथ में जो महिला और पुरुष पीएसी है वो शांति व्यवस्था सुनिश्चित करा रही है। और मैं एसडीएम सभी यहाँ मौजूद हैं और शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है। जी, ये जो सड़क है पीडब्ल्यूडी का, ये 18 मीटर चौड़ा होना है। इसमें धनराशि भी स्वीकृत है और ये शीघ्र ही 2 लेन बनना है खूबसूरत सा। इसमें पुराना अतिक्रमण है, ये वक्फ बोर्ड की बहुत सारी शॉप्स थी जो बिल्कुल सड़क पर आ गई है। इनको एक हफ्ता पहले सभी को अनाउंसमेंट भी करा दिया था, निशान भी लगा दिए थे। आज टाइम था डिमोलिशन का, तो मेरी टीम लगी हुई है, पीडब्ल्यूडी से हम सबको डिमोलिश करा रहे हैं। तो ये कार्रवाई तब तक पूरी सड़क को मुझे क्लीन करा। आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में जीवनगढ़ स्थित ब्राइट एंजल स्कूल में अध्यापिकाओं के हिजाब पहनने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता की जांच के दौरान स्कूल में कुछ मुस्लिम अध्यापिकाएं हिजाब पहने हुई थी, जिस पर आयोग की अध्यक्षा ने ऐतराज जताया था। वहीं इस मामले में कुछ संगठन अब जिहाद बताकर स्कूल पर धर्म विशेष का धार्मिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं स्कूल के पक्ष में अब अध्यापक, अध्यापिकाएं और अभिभावक भी कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि स्कूल की छवि को धूमिल करने के इरादे से स्कूल के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। बात तो यह है, माहौल का तो ऐसा आप सोचिए कि जो माहौल बनाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये जो ब्राइट एंजल्स के जो टीचर हैं
वो टॉप ग्रेड के टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी गुड़िया खुद इम्प्रूव कर रही है। जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा चल रहा है ये ना किया जाए, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत तरीके से एक पॉइंट को मत जाइए। 5,000 बच्चों के करियर का सवाल है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे। अब ये टीचर है, बताइए ये स्ट्रेस में पढ़ाएंगे या फिर अपना परिवार देखेंगे या फिर स्कूल देखेंगे या फिर टीचर देखेंगे, ये सब चीजें बहुत गलत है। शिक्षा तो प्रभावित हो रही है क्योंकि लोग इस तरह के माहौल बना रहे हैं। तो बल्कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि हिजाब पहना जाए, बल्कि यहाँ तो कितने मॉमडन्स टीचर्स भी इस तरह के हैं कि जो नहीं पहन कर आते, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पहना तो उनको कभी कंपेल नहीं किया गया कि आप पहनिए। और हम लोग को तो कहने का सवाल ही नहीं, उन्होंने कभी कहा ही नहीं। जाने कहां पर किस तरीके से नौकरशाह इसको दबाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड इसको दबाने का काम कर रहा है। अभी एक बात और खुलासा कर देना चाहता हूं कि महाविद्यालय डाकपत्थर के अंदर जमीन जो है, यहाँ पे जमीन को लेकर जमीन चुपचाप से दे दी गई और वो अल्पसंख्यक मोर्चे को दे दी, अल्पसंख्यक आयोग को दे दी और वहां उन्होंने दे दिया। अब वहां पे क्या होगा, लव जिहाद का मामला सामने आएगा। पूरी तरीके से जो हिजाब है उस पर बैन लगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर है। यहाँ पे किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन शिक्षा विभाग की यदि नियम विरुद्ध जितने भी स्कूल है उन सबकी जांच कराएंगे इसके बाद। और सभी स्कूलों से भी निवेदन है, यदि आप लोगों के स्कूलों में कोई कमियां पाई गई तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जब हमें पता लगा, हम बाल आयोग में मिले। हम धन्यवाद करते हैं बाल आयोग की टीम का कि उन्होंने 31 तारीख को हम उनसे मिले और उन्होंने 3-4 दिन के अंदर इन पे एक्शन लिया, जहां पे सब कुछ वही पाया गया जो हम बार बार कह रहे थे। इनके यहाँ शिक्षिकाएं हिजाब में है, महिला जो वहां पे बच्चियां पढ़ रही हैं वो हिजाब में है। हमारा जनता से स्पष्ट कहना है कि पीछे आप लोग कह रहे थे कि हम इनको एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे, ये स्कूल है, हम मना नहीं कर रहे। हो सकता है इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके बच्चे वहां क्या शिक्षा ले रहे ये आपको देखना है। MDDA के अंदर बड़ा क्लियर कट है, इनकी भूमि कृषि भूमि है, तो 100% वो टूटेगी। तो हमारा स्पष्ट कहना है अपने बच्चों को वहां से हटा लें। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में IND-24 की खबर का बड़ा असर हुआ और तत्काल संज्ञान लिया गया। दरअसल उप जिला चिकित्सालय में जनरल OPD में डॉक्टरों की कमी थी, जिसकी वजह से मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा था, जिनकी आवाज बनकर IND-24 ने इसकी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसका असर भी हुआ और चंपावत CMO डॉक्टर के अग्रवाल ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि जनरल OPD में 2 डॉक्टरों की व्यवस्था कर दी गई है। अब मरीजों को बिना दिखाए वापस नहीं लौटना पड़ेगा। अगले 2 हफ्ते के भीतर OT भी शुरू करवाती जाएगी। वहीं दूर क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, उनको अस्पताल में ही अच्छा इलाज मिल सके, इसको लेकर विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। निरीक्षण किया गया तथा उपस्थित पंजिका भी देखी गई, जिसमें 1-2 डॉक्टर्स छुट्टी पर चल रहे हैं। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक डॉक्टर अंकुश वाटला है, वो छुट्टी पर हैं। बाकी डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, इमरजेंसी देख रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स OPD देख रहे हैं। OPD के लिए हमने रति रंजन सरकार को हमने कर दिया है और एक डॉक्टर मंजीत बाराकोट के MOIC ब्लॉक MOIC, वो यहाँ पर OPD की सुविधाएं देंगे, मरीजों को देखेंगे। अगले सप्ताह से ट्यूसडे और फ्राइडे को यहाँ पर फिजिशियन को भी OPD करेंगे। हरिद्वार में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां एक दूल्हा विदाई के बाद सीधा LLB के पेपर देने कॉलेज पहुंचा और उसकी दुल्हन बाहर गाड़ी में इंतजार करती नजर आई। छात्र का कहना है कि कल हिसार में उसकी शादी हुई, मगर पेपर होने की वजह से वह सीधा कॉलेज आ गया। साथ ही कहा कि ऐसे पेपर देना कुछ अजीब तो लगा, मगर पेपर देना भी जरूरी था। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्र का 5वें सेमेस्टर का पेपर था, अगर पेपर छोड़ देता तो उसका 1 साल खराब हो जाता। साथ ही कहा कि छात्र ने अपनी प्राथमिकता पेपर को दी, ये काफी अच्छी बात है। प्रोग्राम था वो 2 डेज का था। आज की डेट में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था, तो वहाँ से आते हुए हमें लेट हो जाता। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे ही आना हो गया। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है सर, बट ठीक है, मुझे एग्ज़ाम भी ज़रूरी था मेरे लिए। आज जिस छात्र ने पेपर दिया शादी की वेशभूषा में, उसका LLB 5th सेमेस्टर का पेपर था CPC का। अगर वो बच्चा ये पेपर छोड़ देता तो उसका 1 वर्ष पूरा खराब होता, क्योंकि ये अंतिम वर्ष में है। LLB 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अंतिम वर्ष होता है। अगर ये पेपर छोड़ता तो 1 वर्ष पूरा इसे इंतज़ार करना पड़ता। इस वजह से इसने जो है परमिशन किया कि मैं क्या ड्रेस में दे सकता हूँ, वैसे ये समय से आ गया, डायरेक्ट अपने विवाह से सीधा यहीं आया है
अपने घर ना जा करके इसने पेपर दिया। इसने प्राथमिकता पहले अपने पेपर को दी है। दुल्हन साथ में ही आए थे, वो लोग वहाँ से सीधा विदा करके यहीं पर आया है, सीधा से परीक्षा भवन में ही पहुँचा है वो। तो दुल्हन उसका वेट करती रही बाहर, और जब वो परीक्षा खत्म हुई है तब दुल्हन को लेकर अपने गया है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में नए सीएमओ की नियुक्ति कर दी गई है। डॉक्टर मनीष दत्त नए सीएमओ बनाए गए हैं। डॉक्टर कुमार खगेंद्र के सेवानिवृत्त होने के बाद 31 दिसंबर से ये पद खाली पड़ा था। आरती सिंह प्रभारी सीएमओ के तौर पर काम देख रही थी। डॉक्टर मनीष दत्त राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं, जिससे पहले रुड़की सीएमएस का प्रभार देख रहे थे। डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि सभी के सहयोग से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। छोटे बड़े सभी हॉस्पिटल को सभी सुविधाएं मुहैया कराने की प्राथमिकताएं रहेंगी, जिससे मरीजों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जितने भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जहां जहां हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, STH है, मेला अस्पताल है, या जितने भी हमारी CSC PSCs और छोटे जितने भी अस्पताल हैं, सब में मरीजों को प्रॉपर सुविधाएं मिले, जिससे कि हमें मैक्सिमम में अपनी मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाना है। मरीजों को आने में कोई परेशानी ना हो, उनको जो बीमारी का इलाज चाह रहे हैं वो हर जगह उपलब्ध हो। सब जगह वैसे काफ़ी हमारे पास दवाइयाँ सब जगह उपलब्ध हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जितना सुधार किया जा सकेगा उतना सुधार हम जरूर करें। तो नवनियुक्त सीएमओ ने प्रभार संभाल लिया है। डॉक्टर मनीष दत्त नए सीएमओ बने हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 31 दिसंबर से सीएमओ का पद खाली पड़ा था और अब नए सीएमओ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर अंतर्गत गांव सन्यासियों वाला से है, जहां राजस्व विभाग ने वसूली न देने पर एक युवक की जमीन को कुर्क कर दिया। दरअसल किशन लाल को वसूली की 6 लाख रुपए जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। साथ ही वसूली न देने पर जमीन की नीलामी करने की बात कही गई थी। मामले में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में वसूली का प्रतिशत काफी कम था, जिसके चलते किशन लाल द्वारा 6 लाख की वसूली न देने पर उसकी भूमि को कुर्क किया गया है। थोड़ी सी वसूली का परसेंटेज काफ़ी नीचे था, तो इस कारण से DM सर के द्वारा काफ़ी इसमें नाराज़गी व्यक्त की गई थी। तो इसी के क्रम में हमारे द्वारा जो वसूली की जा रही थी उसमें किशन चंद नाम के व्यक्ति हैं जो सन्यासी वालों के हैं, तो उनकी ज़मीन यहाँ पर कुर्क की गई है और अभी उनको 1 महीने का समय दिया गया है, क्योंकि 8 लाख की वसूली है तो 1 महीने का समय दिया गया है कि आप जमा कर लें, अन्यथा इसकी नीलामी कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सत्ताधारी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन पहली बार लक्सर में होने जा रहा है, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार से लोकसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल का शामिल होना निर्धारित हो चुका है। इसके अलावा मंडल सहित जिला और प्रदेश स्तर के तमाम संगठन के पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 12 फरवरी को लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर स्थित एक निजी पैलेस में आयोजित की जाएगी ये बैठक। इस बैठक में नगर पालिका परिषद और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और प्रत्येक कार्यकर्ता के सुझाव पर विचार करते हुए आगे की चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। जिला कार्य समिति हमारे लक्सर में रखी गई है। हर बार केंद्र पर ही कार्य समिति होती थी, पर उन्होंने इस बार लक्सर को चुना और मैं समझता हूँ पार्टी को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे चाहे प्रदेश और जिले और मंडल के पदाधिकारी होंगे, सभी इस कार्य समिति में रहने वाले हैं कि अभी आने वाले समय में हमारा निकाय चुनाव है, उसके बाद हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, उन पर हमारा क्या फोकस रहेगा, कैसे कैसे में उसकी तैयारी करनी है, वो सभी सारी चीजें हमारे सम्मुख रखी जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रेलवे ने 8 हफ्ते का समय मांगा, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन से 4365 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य सरकार और रेलवे से अपना पक्ष रखने को कहा। इस दौरान रेलवे और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 8 सप्ताह का समय मांगा गया।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।